गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है निबंध पर। यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं, यूजीसी नेट में आप लोगों का जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का जो है 10 यूनिट में बटा हुआ है। जो आपके सिलेबस की 9वीं यूनिट है निबंध की है, जिसमें से आपके सिलेबस में 11 निबंध लगे हुए हैं। अब इन निबंधों को, जैसे हमारी पिछली 3 क्लासेस हो चुकी हैं, कहानी की हमारी क्लास हो चुकी है, ठीक है, और जिसमें से मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपन्यास की क्लास हो चुकी है और नाटक की क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो इनको शॉर्ट में मैंने जो है सारी चीजें एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करी है। तो यही कोशिश आज जो है हमारी इस क्लास में रहने वाली है। सारी चीजें जो है आपके निबंध में अब देखिए, अगर निबंध की हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका जो पूरा निबंध है, अगर हम पूरे 11 निबंधों की बात करें डिटेल में, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो वो जो है हम एक क्लास में नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं कहूँ कि शॉर्ट फॉर्म में, कई बार आप लोगों का कहना ये होता है कि हमें जो है एक ही क्लास में कौन सा निबंध कौन से लेखक का है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होता है, या फिर जो है उसमें किन किन चीजों का वर्णन हुआ है, उस निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य विषय क्या है। तो ये जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये चीजें जो है आप लोगों के यहाँ पर कवर हो जाएंगी। बाकी अगर आप लोग हमारे जो निबंध की क्लास है या कहानी की क्लास है या फिर पूरा सिलेबस की अगर मैं बात करूं, पूरा जो सिलेबस है आप लोगों की जो है यहाँ पर ही करवाया जाएगा। कुछ क्लासेस, कुछ यूनिट जो है आप लोगों की ऑलरेडी हो गई है, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे सिलेक्शन अड्डा में ही जाकर के आप प्ले लिस्ट चेक करेंगे, वहां पर जो है आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो डिटेल से अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट चेक करिएगा, वहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जो आपका क्या आपको पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, ठीक है। निबंध जो है आपके सिलेबस में 11 निबंध लगे हुए हैं, इसकी बात हमने करी। पहला निबंध आपके सिलेबस में लगा हुआ है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये आप लोगों का निबंध है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है ये निबंध है। एक निबंध इनका और है आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकते हैं, या फिर जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध आपके सिलेबस में है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और ये निबंध लिखा कब गया था, इसकी अगर हम बात करें, ये निबंध आपका लिखा गया था 1884 में। 3 दिसंबर 1884 में जो है ये आपका प्रकाशित होता है, ठीक है। इस निबंध के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु है। अब यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, निबंध दिया होगा और उसमें से जो है कुछ कथन दिए होंगे जिनको आप लोगों को याद रखना है कि आखिर इस निबंध में किन चीजों का वर्णन किया है लेखक में, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो इस निबंध में जो है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है अतीत के गौरव वर्तमान की पीड़ाओं को यहाँ पर जो है दिखाने का प्रयास किया है, भविष्य के स्वप्नों को रेखांकित करने का भी प्रयास किया है यहाँ पर इन्होंने। और इसके साथ साथ जो है इस निबंध में निज भाषा और स्वदेश के हित के प्रश्न को भी जो है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है उठाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है नवंबर 1884 में बलिया में जो है ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में एक व्याख्यान इन्होंने दिया था, ठीक है। इससे ये जो व्याख्यान है ना, इसको अभी जब मैं आपको हिंदी साहित्य में ही जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ाऊंगी तो वहां पर भी जो है हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बलिया जो व्याख्यान है, जिसको बलिया व्याख्यान के नाम से जाना जाता है, या फिर जो है बलिया वाला भाषण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यही जो व्याख्यान है, यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस शीर्षक से जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका में कब प्रकाशित होता है, 3 दिसंबर 1884 को जो है ये आपका प्रकाशित होता है। अब यहाँ पर आपको पत्रिका का नाम याद रखना है, और पत्रिका कौन सी है आपकी, हरिश्चंद्र पत्रिका, ठीक है। हरिश्चंद्र पत्रिका, इस पत्रिका के बारे में आपको ध्यान देना है।
इसके अलावा जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे, इस निबंध में और क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो ये निबंध जो है ये ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य किया गया इस निबंध के माध्यम से, और अंग्रेजों के जो है परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी इसमें किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो निबंध है, इस निबंध में जो है यहाँ पर निबंध लिख लेना है आप लोगों को। ये कहीं कहीं पर जो गलतियां कुछ नजर आ रही होंगी, तो पीपीटी बनाते वक्त ऐसी गलतियां हुई हैं। तो इस निबंध में जो है लेखक के समय के अपव्यय को भी दिखाने का यहाँ पर इन्होंने प्रयास किया है, आलसीपन और कमियों को दूर करने की भी बात यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस निबंध में करी है। ठीक है, इस निबंध को जब आप पढ़ते हैं तो इस निबंध में स्त्री शिक्षा की बात भी करी गई है और एकता का संदेश देकर के बैर का त्याग करने की भी बात यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम कुछ अन्य चीजों की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो नाटक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस नाटक में जो है अमीरों की सोच पर व्यंग्य किया गया है। साथ ही साथ इस नाटक में जो है आलस्य का त्याग करने की बात करी गई है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आलस्यपन को त्याग करने की बात भी जो है यहाँ पर इस निबंध में करी जाती है। देश की दरिद्रता पर भी जो है यहाँ पर बात करी हरिश्चंद्र जी ने, उन्नति के संबंध में जो है यहाँ पर इन्होंने बात की है, और साथ ही साथ इन्होंने जो है नेतृत्व की आवश्यकता पर भी जो है इन्होंने चर्चा करी है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर कभी आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतवर्षोन्नति में जो है किन चीजों की जो है बात करी है या फिर जो है किनका वर्णन किया है, अगला निबंध इन्हीं का है आपके सिलेबस में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही दिल्ली दरबार दर्पण। अब इस दिल्ली दरबार दर्पण की अगर हम बात करें, ये निबंध आपका लिखा जाता है 1877 में। इस निबंध में जो है 1877 ईस्वी में लगे दिल्ली में जो है दिल्ली दरबार दर्पण का वर्णन जो है हमें इस दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में जो है मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर इस निबंध में जो है भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना भी देखी जा सकती है। तो इस चीज को भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप इससे संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि हम ये बात करें कि इस निबंध में जो है किन किन चीजों को दिखाया गया है। तो पहला तो ये है कि जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे ना, तो दिल्ली दरबार दर्पण में जो है भारत में औपनिवेशिक काल के राजसी दरबार जो है होता था दिल्ली दरबार में। इसके साथ साथ जो है ये इंग्लैंड के महाराजा और महारानी के राजतिलक की शोभा में जो है ये दिल्ली दरबार सजाया जाता था। साथ ही साथ जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य, यहाँ पर आपको ब्रिटिश कर लेना है, ब्रिटिश साम्राज्य के चरम काल में जो है सन 1877 से 1971 के बीच जो है 3 दिल्ली दरबार होते हैं। 3 दिल्ली जो है यहाँ पर 3 दिल्ली दरबार होते हैं, तो इनका भी जिक्र जो है यहाँ पर लेखक ने किया है। इसके साथ साथ जो है सन 1877 का दरबार, जिसमें जिसको जो है जिसे प्रोक्लेमेशन दरबार की घोषणा दरबार भी जो है कहा जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा है 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, राष्ट्रलेख करने के लिए जो है घोषित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका अगला है 1877 का दरबार। ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें, ये जो 1877 का दिल्ली दरबार था ना, ये एक आधिकारिक घटना मात्र थी, जिसमें सन 1903 एवं 1911 जैसी रौनक जो है इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो निबंध है, इस निबंध की अगर हम बात करें, भारतेंदु जी के भ्रम का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है दिल्ली दरबार दर्पण में। अगला निबंध आपके सिलेबस में आता है शिवमूर्ति निबंध। शिवमूर्ति की अगर हम बात करें, ये जो है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है और ये लिखा कब जाता है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जो है ये लिखा जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। जो शिवमूर्ति निबंध है, इस निबंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है प्रताप नारायण मिश्र ने उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने विचार ईश्वर के प्रति जो है लगाव रखते हैं और आनंद से जो है भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर के जो है दूसरों का भी क्या करते हैं, भला सोचते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पर इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो निबंध है तो भारतेंदु जैसी रचना शैली की अगर हम यहाँ पर बात करें, इनमें जो लेखक है
तो भारतेंदु जैसी रचना शैली जो है यहाँ पर दिखाई देती है। विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण जो मिश्र जी हैं इनको द्वितीय हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी के जो है द्वितीय हरिश्चंद्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, इनको जो है मिश्र जी को द्वितीय हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है 15 मार्च 1883 को होली के दिन जो है मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक पत्रिका जो है मासिक पत्र निकाला था। तो ये जो पत्रिका है इसका ध्यान रखना है, और कब निकाला था, 15 मार्च 1883 को इन्होंने जो है निकाला था। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगला आपके सिलेबस में निबंध आता है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब ये निबंध आप लोगों को जो है मैं एक एक करके भी पढ़ा दूंगी, और साथ ही साथ जितने भी हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं ना उसके जो है क्वेश्चन भी करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो आज आप लोगों की जो है एक क्लास होने वाली है जो कि कहानी वाली क्लास होगी। कहानी के जो है क्वेश्चन रहेंगे उसमें। शिव शंभू के चिट्ठे की अगर हम बात करें तो ये आपका किसमें, भारत मित्र पत्रिका में जो है 11 अप्रैल 1903 से जो है 9 मार्च 1907 तक का जो है इसमें वर्णन है। और निबंधकार कौन है, बाल मुकुंद गुप्त जो है शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के कौन है, ये निबंधकार है। ठीक है, इसके अलावा जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में बाल मुकुंद गुप्त ने क्या किया है, इन्होंने जो है अंग्रेजी शासन की आलोचना करी है। और ये निबंध जो है कैसे लिखा गया है, प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, प्रतीकों के माध्यम से इसमें वर्णन हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। इस निबंध की शुरुआत अगर हम बात करें तो एक स्वप्न के जरिए इस निबंध की शुरुआत होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में कुल 8 चिट्ठे आपको देखने को मिलते हैं। 8 चिट्ठे या फिर जो है 8 निबंध हैं। इसमें से अगर हम बात करें जो कि 11 अप्रैल से 1903 से लेकर के 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी के मध्य भारत की मित्र पत्रिका में जो है प्रकाशित हुए थे, जिनके नामों की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये जो है 8 चिट्ठे हैं, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि 8 निबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला है, देखिए इनमें से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन से चिट्ठे का जो है क्या नाम है, इनका क्रम क्या है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला है 8 चिट्ठे हैं, 8 चिट्ठे यहाँ पर जो लिखे हुए हैं। पहला है श्रीमान का स्वागत, सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो श्रीमान का स्वागत कब होता है, 1904। बनाम लॉर्ड कर्जन 1903। वायसराय का कर्तव्य 1904। यहाँ पर जो है पीछे मत फेंकिए, ये है पीछे मत फेंकिए 1905। आशा का अंत 1905। एक दुराशा 1905। विदाई संभाषण 1905 और वंग विच्छेद 1905। ठीक है, ये 8 जो आपके जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं ना, 8 जो चिट्ठे हैं ना, इनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कई बार क्रम आप लोगों से पूछा जाता है। इसके साथ साथ जब आप इस निबंध को पढ़ते हैं ना, तो इस निबंध का जो अगला क्रम है वो चिट्ठे और खत नामक निबंध है। साथ ही साथ जो है लेखक ने यहाँ पर कर्जन की तुलना किससे करी है, शिव शंभू बालक से इन्होंने जो है लेखक ने बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो है तुलना करी है। ये जो निबंध है, ये निबंध अंग्रेजों की क्रूर नीतियों, उनकी जो नीतियां थी उन पर जो है लिखा गया है। उनके शोषण नीति आदि का जो है कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया है। साथ ही साथ जो है शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं, शिव शंभू के यहाँ पर शिव शंभू आप लोगों को कर लेना है। शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक व्यंग्य प्रधान निबंध जो है माना जाता है। इस चीज को भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 चिट्ठे हैं, शिव शंभू के चिट्ठे जो है 8 चिट्ठे, या फिर जो है हम कहें कि 8। जो पहला मैंने आपको बताया कि बनाम लॉर्ड कर्जन है। अब यहाँ पर जो है किन चीजों का वर्णन हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रथम चिट्ठी में लॉर्ड कर्जन के इतिहास की 2 प्रमुख घटनाओं का जिक्र हुआ है। एक तो पहली घटना ये है दिल्ली दरबार, और दूसरी घटना है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। ठीक है, इसको जो है बुलबुल उड़ाने के स्वप्न की भांति अस्थायी और सारहीन बताया गया है, जो कौन सा है, बनाम लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जो आपका सेकंड चिट्ठा है श्रीमान का स्वागत। और श्रीमान के स्वागत, इसमें जो है आपका क्या होता है कि इस
शीर्षक में जो है गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के दोबारा वायसराय बनाए जाने पर जो है दुख और निराशा का भाव जो है प्रकट करते हैं तथा उनसे जो है कई आशाएं जो है पूर्ण करने का निवेदन भी यहाँ पर इसमें किया जाता है दूसरे चिट्ठी में। तीसरा चिट्ठा है यहाँ पर वायसराय का कर्तव्य। वायसराय के कर्तव्य की अगर हम बात करें तीसरे चिट्ठे में जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन के जो है पुनरागमन पर उनके कर्तव्यों को याद दिलाया जाता है, जिसमें वायसराय का कर्तव्य कि वायसराय ने क्या क्या कर्तव्य किए हैं उनको जो है यहाँ पर याद दिलाया जाता है। ठीक है, आपका चौथा चिट्ठा है पीछे मत फेंकिए। अभी इस चिट्ठी में जो है, इस चिट्ठी में जो गुप्त जी हैं, गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन से भारतीय प्रजा के साथ उनके कर्तव्यों की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं और साथ ही साथ जो है भारत को आगे बढ़ा करके अच्छे वायसरायों में अपना नाम जोड़ने की अपील भी ये क्या करते हैं, अपील भी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगला चिट्ठा है आपके सामने आशा कांत। जो आशा कांत है ये आपका जो है पांचवा चिट्ठा है और इस पांचवें चिट्ठे में जो है भारतीयों के द्वारा लाइव विकास की जो कर्जन के शासन काल में जो उन्नत और आशाएं देखी जाती है उन चीजों का जो है यहाँ पर वर्णन हुआ है, किसमें, आशा के अंत, जो आपका पांचवा चिट्ठा है। ठीक है, छठवां चिट्ठा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक दुराशा। इसमें जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है अपील की गई है और वो जो है भारतीयों का हाल जाने और दुख दर्द को जो है क्या करे, जो उनका हाल है, जो दुख दर्द है उसको दूर करने की कोशिश करे। तो इस चीज को जो है किस में दिखाया गया है, एक दुराशा का जो अंत है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अगला चिट्ठा है आपके सामने विदाई संभाषण, जो कि सातवां चिट्ठा है। अब यहाँ पर जो सातवां चिट्ठा है, इस सातवें चिट्ठे में भारतीयों के गुण देश की जो दुर्दशा है, अंग्रेजों की जो कृतज्ञता है, लॉर्ड कर्जन के दुर्गुणों का वर्णन इसमें हमें विदाई संभाषण में जो है देखने को मिलता है। और आठवां जो चिट्ठा है, आठवें चिट्ठे में जो है बंग विच्छेद है। इस चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंग विच्छेद का वर्णन किया गया है, बंगाल विभाजन का जो है वर्णन किया गया है तथा इसे खाली ख्याली लड़ाई की जो है संज्ञा भी दी गई है। तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है शिव शंभू के चिट्ठे में, जो कि 8 चिट्ठे हैं। अगला आपके सिलेबस में है, अगला निबंध है आपका पांचवा निबंध, कविता क्या है। कविता क्या है निबंध की अगर हम बात करें, ये निबंध है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। लिखा कब जाता है, 1909 में जो है ये आपका लिखा जाता है। कविता क्या है जो निबंध है, इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध ये माना जाता है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने जो है अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं जो है इन्होंने प्रस्तुत करी हैं। साथ ही साथ जो है उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ साथ इस निबंध का स्वरूप जो है परिवर्तित होता जाता है और सन 1909 के निबंध और 1939 के निबंध में कई वैचारिक परिवर्तन भी जो है हमें यहाँ पर कविता क्या है में जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर संक्षेप में कहें तो ये जो निबंध है ना, ये काव्य शास्त्रीय मान्यताओं पर रसवाद और लोक मंगलवाद जो संलयन शुक्ल जी ने किया है उसी को जो है ये निबंध मूर्त रूप देता है। तो इस बात की चर्चा जो है किसी में की गई है, कविता क्या है में। अगला निबंध आपके सिलेबस में आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए जितने भी आपके सिलेबस में निबंध दिए हुए हैं ना, इनको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी और मैं क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। निबंध है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं ना। ये जो निबंध है, ये निबंध है आपका किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लिखा कब जाता है, 1951 में। इस निबंध में जो है कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से जो है हिंदी में ललित निबंधों की एक सशक्त विधा के रूप में जो है शुरुआत होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो ललित निबंधकार जो है निबंधों की सशक्त विधा के रूप में इनकी शुरुआत होती है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध में जो है मनुष्य की दुर्बलताओं को जहाँ जो है लक्षित करते हैं, वहीं पर जो है उसकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का दर्शन भी जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो है मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना रत होने की जो है शिक्षा भी देते हैं और इन्हीं भावों से जो है ये क्या करते हैं, संरक्षण में उनका बड़प्पन जो है देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में है ना, जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुत्री है, छोटी सी बच्ची है, और वो जो है पूछती है निबंध के
के शुरुआत में ही आप पढ़ेंगे, वो पूछते हैं कि अच्छा पापा ये बताओ नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, जहां पर देखिए आज के समय में अगर हम बात करें और कई अगर हम 2000 वर्ष पहले की बात करें तो पहले का जो मानव हुआ करता था ना, वो अपने नाखूनों से क्या करता था, अपनी रक्षा करता था। नाखूनों से जो है अपने जो है खाने पीने की व्यवस्था करता था, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो नाखून थे ना, तो उन मानव के लिए जो है एक सुरक्षा का काम करते थे। ठीक है, वहीं अगर किसी से जो है अपनी रक्षा करते थे, लड़ाई झगड़ा हुआ तो जो है नाखूनों से लड़ते थे, क्योंकि औजार तो उस टाइम पर थे नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे विकास होता जाता है, जैसे जैसे जो है हमारे पास औजार आते जाते हैं, है ना। तो अगर हम 2000 वर्ष पहले की बात करें और पहले की बात करें तो तब जो नाखून हुआ करते थे एक सुरक्षा के रूप में थे। लेकिन आज जो है उन्हीं नाखूनों की अगर हम बात करें तो आज जो है क्या कहा जाता है इनको, आज जो नाखून जो व्यक्ति रखवाता है या फिर जो है नाखूनों को लेखक ने क्या कहा है, पशुता का प्रतीक बताया है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है, इन्हीं चीजों का वर्णन इसमें हुआ है। अगला है यहाँ पर आपका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये आपका निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका, विद्यानिवास मिश्र जी का ये निबंध है। एक क्वेश्चन आपका आता है, मेरे राम के भीजे मुकुट हुआ, मेरी सीता के भीजे सिनुर हुआ, राम घर लौटे, ऐसे करके जो है एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नामक निबंध में जो है मिश्र जी ने आधुनिक चिंताओं से जो है भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या जो है इन्होंने करी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर होता क्या है कि लेखक के घर में विद्यानिवास मिश्र के यहाँ पर जो है एक कह सकते हैं कि आप एक लड़की जो है यहाँ पर आती है, या फिर जो है अतिथि के रूप में एक लड़की यहाँ पर आती है। अब एक जगह पर जो है संगीत हो रहा होता है और वहां पर लेखक का लड़का और वो लड़की जो है वहां पर जाते हैं। काफी जो है रात हो जाती है और जो है ये जो है वहां से संगीत से लौट करके नहीं आते हैं। तब जैसे आज भी हमारे यहाँ पर जो हमारी दादी नानी वगैरह होती है ना, तो अगर कोई बाहर गया है, बच्चा बाहर गया है, तो उनका जो है दिमाग रखा रहता है, वो रास्ता जो है देखते जाते हैं। काफी रात हो गई होती है और फिर भी जो है वो लौट करके नहीं आते हैं। तो तभी जो है एक कथन भी इसमें है, एक जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, मेरे राम के भीजे मुकुट हुआ, मेरी सीता के भीजे सिनुर हुआ, राम का घर लौटेंगे, ऐसे करके जो है एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगला निबंध आपके सिलेबस में है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो आपका निबंध है ये 1912 में लिखा जाता है। अध्यापक पूर्ण सिंह का ये निबंध है। इस निबंध की अगर हम बात करें तो द्विवेदी युगीन निबंधों में सरदार पूर्ण सिंह या फिर जो है अध्यापक पूर्ण सिंह एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। तो कहीं पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्सर मैंने अपनी क्लासेस में देखा है कि जब अध्यापक पूर्ण सिंह आ जाता है कहीं पर या फिर जो है सरदार पूर्ण सिंह आ जाता है तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जो है सर्वाधिक सशक्त निबंधकार के रूप में माने जाते हैं। उनके व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान उनके जो है महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। किसके? अध्यापक पूर्ण सिंह के। अभी जो मजदूरी और प्रेम है बहुत बढ़िया निबंध है, आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगला निबंध आपके सिलेबस में आता है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। बढ़िया निबंध है और 1973 में जो है ये आपका प्रकाशित होता है। कुबेर नाथ रॉय का जो है ये निबंध है। इस निबंध की अगर हम बात करें, ये निबंध जो है शुक्लोत्तर युग एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध परंपरा के सशक्त निबंध का कुबेर नाथ रॉय के द्वारा जो है ये निबंध आपका उत्तरा फाल्गुनी के आसपास लिखा जाता है। ठीक है, अगले निबंध की अगर हम बात करें, कल ही से देखें, अब ये जो आपका निबंध वाला टॉपिक है, कहानी वाला जो आपका टॉपिक है, उपन्यास वाला, ये मैंने जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है शॉर्ट फॉर्म में करवा दिया। कहानी उपन्यास आपके ऑलरेडी
डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई है। अब एक एक करके ये जो आपके सिलेबस में 11 निबंध लगे हुए हैं ना, इनको एक एक करके आप लोगों को जो है डिटेल में मैं कल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगला निबंध आपके सिलेबस में है, यहीं पर जो है इसी यूट्यूब चैनल पर ही क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग जो है कल से ज्वाइन करिएगा। उठ जाग मुसाफिर आपका अगला निबंध है, जो कि 2012 में प्रकाशित होता है। विवेकी रॉय जी का जो है ये आपका निबंध है। इस निबंध की अगर हम बात करें तो इस निबंध में जो है निबंधकार के द्वारा निम्न चिंताएं जो है व्यक्त करी जाती हैं। गांव में शहरी संस्कृति के अनुचित हस्तक्षेप को लेकर के जो है व्यथित होना और गांव की आर्थिक विकास पर जो है सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन को जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला और लास्ट निबंध है आपके सिलेबस में संस्कृति और सौंदर्य। ये निबंध जो है आपका कब लिखा जाता है, कब प्रकाशित होता है, 1982 में, जो कि नामवर सिंह जी का ये निबंध है। और संस्कृति और सौंदर्य के माध्यम से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस निबंध में जो है नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि का जो है इन्होंने मूल्यांकन किया है। और जहां पर सौंदर्य विरोध का ही जो है दूसरा नाम होता है, इस चीज को भी जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये आज आपके जो निबंध है वो आपके यहाँ पर जो है निबंध वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। बाकी अगर डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल से पढ़ने के लिए हमारी जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसको लेकर के आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी सारी चीजें आपको डिटेल से पढ़ाई जाएंगी, तो उन क्लासेस को जब आप लोग करेंगे तो कहीं पर जो है कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपके सिलेबस में किसी भी निबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग, मेरी पूरी कोशिश भी रहेगी कि कोई क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से छूटे ना पाए, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। और अगली जो हमारी क्लास होगी वो कहानी के जो है क्वेश्चन होंगे। जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाते हैं उनके जो है क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं करवाती जाऊंगी, ठीक है। तो सारी तैयारी जो है आप लोगों की यहाँ से करवाई जाएगी। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।